नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग 11th क्लास के अंदर आज से एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। 5वां पार्ट है, इसे हम लोग शुरू कर रहे हैं। अब तक हम लोग 4 चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप YouTube की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। और जिन स्टूडेंट को सारे वीडियो सीरियल वाइज चाहिए, क्रम से चाहिए, तो वो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है। मैं उन्हें सारे वीडियो एक साथ कंप्लीट भेज दूंगा ताकि कोई भी वीडियो बीच में मिस ना हो, क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट हैं उन्हें वीडियो ढूंढने में कई बार कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाकर के अगर उन वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे वीडियो जो है क्रम से दिख जाएंगे और ज़्यादा आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही एक निवेदन है बच्चों कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, वीडियो पूरा ध्यान से सुने ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज का ये जो चैप्टर है भवानी प्रसाद मिश्र का, ये जो इसका चैप्टर है बच्चों घर की याद। ये एक कविता है जिसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग परिचय को याद कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको अपनी नोटबुक के अंदर ये सब चीज़ें क्या है नोट करनी होती हैं। तो सबसे पहले देखिए कि जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं ये आधुनिक युग के कवि हैं। और भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं इनका जन्म कब हुआ है? 23 मार्च सन 1913 ईस्वी में। यानी कि अगर हम बात करें 23 मार्च 1913 ईस्वी के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश जो है स्टेट है और होशंगाबाद जो है जिला है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया नामक गांव में, ये जो टिगरिया है ये गांव का नाम है, टिगरिया नामक गांव में हुआ। समझ में आया ना? सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं इनका जन्म कब हुआ है? वो हुआ है 23 मार्च को। और सन कौन सा हुआ है? 1913 ईस्वी को हुआ है और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या है? अगर हम बात करें पिताजी तो सीताराम मिश्र। इनके पिताजी का नाम क्या है? सीताराम मिश्र था। और अगर इनकी माता जी का नाम बात करें अपन तो इनकी माता जी का नाम है श्रीमती गोमती देवी। यानी कि इनकी जो माता जी है वो है श्रीमती गोमती देवी। पिताजी का नाम क्या है? सीताराम मिश्र और माता का क्या नाम है? श्रीमती गोमती देवी। मिश्र जी जो हैं इन्होंने BA तक की पढ़ाई की थी। कहाँ तक की पढ़ाई की है? केवल ग्रेजुएशन, बैचलर ऑफ आर्ट्स, BA तक की इन्होंने पढ़ाई की है, शिक्षा प्राप्त की है। और देखिए 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि 1942 ईस्वी में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। और ये जो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं ये इस भारत छोड़ो आंदोलन में जुड़ गए और गांधी जी के साथ इस आंदोलन में जुड़ गए, जिस वजह से कई बार ये जो है जेल में भी गए। जब ये जेल में गए तो वहीं पर इन्हें अपने घर की याद आती है। घर के जो लोग हैं, इनके पिताजी हैं, इनकी जो माता जी हैं, उनकी याद आती है। उसी के ऊपर ये चैप्टर है घर की याद। क्या है? घर की याद। ये जो कविता हम पढ़ेंगे, ठीक है। और जब ये जेल चले गए तो कुछ दिनों तक जेल में आने के बाद में वापस ये वर्धा जगह है, वर्धा जो है ये महाराष्ट्र के अंदर भी है, ठीक है। वर्धा जो है वहाँ महिला कॉलेज में, महिला कॉलेज के अंदर इन्होंने अध्यापन कार्य करा, शिक्षक के रूप में काम किया। और कुछ वर्षों तक ये हैदराबाद से एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम है कल्पना। हैदराबाद से एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम है कल्पना। उस कल्पना नामक पत्रिका का भी इन्होंने क्या किया? संपादन किया। हैदराबाद से निकलने वाली जो कल्पना नामक पत्रिका है उसका संपादन कार्य किया, ठीक है। और मिश्र जी जो हैं आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। किन से जुड़े रहे? आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। साथ ही हम बात करें उनका जो निधन है वो 20 फरवरी सन 1985 ईस्वी को, यानी कि इनका जो निधन है 20 फरवरी सन 1985 ईस्वी को नरसिंहपुर में इनका जो है देहांत हो गया। इनके द्वारा जितनी भी कविताएं रची गई हैं उनमें दैनिक जीवन यानी कि रोजाना की जिंदगी के जो सुख दुख हैं वो ही व्यक्त हुए हैं। दैनिक
यानी कि डेली। दैनिक का मतलब क्या होता है? डेली। अब ध्यान दीजिए बच्चों, परिचय को याद करना है। मैंने आपको पहले भी ट्रिक बताई है याद करने के लिए कि आपको याद कैसे करना है कि भाई जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, माता पिता कौन है, कौन कौन से महत्वपूर्ण काम करे, ये सब चीज आपको ध्यान होना चाहिए। हिंदी साहित्य के किस काल के कवि, ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। फिर हम लोग ये लाइनें बना सकते हैं। भाई भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म कब हुआ है? 23 मार्च को हुआ है। और 23 मार्च को हुआ है, सन कौन सा है? वो 1913 ईस्वी में है। ठीक है, तो 1913 ईस्वी में। अब जगह कौन सी है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के अंदर कौन सा जिला है? होशंगाबाद जिला है। गांव का नाम बात करें तो कौन सा गांव है? टिगरिया। कौन सा गांव है? टिगरिया नामक गांव है, जहां उनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। वापिस सुन लीजिए, भवानी प्रसाद मिश्र जी जो हैं, इनका जन्म 23 मार्च सन 1913 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया नामक गांव में हुआ। इनके पिताजी का नाम क्या है? सीताराम मिश्र। इनके पिताजी का नाम क्या है? सीताराम मिश्र। माताजी का नाम क्या है? गोमती देवी। माताजी का नाम क्या है? गोमती देवी है। ठीक है, साथ ही अपन बात करें भाई इन्होंने शिक्षा कहां तक प्राप्त करी है, तो इन्होंने केवल बीए तक की शिक्षा प्राप्त करी है। क्या करी है? इन्होंने बीए तक की शिक्षा प्राप्त करी है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला था। गांधी जी ने जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था उसमें इन्होंने भाग लिया और इसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। इसके बाद इन्हें क्या जाना पड़ा? जेल जाना पड़ा। और जेल में छूटने के बाद में ये वर्धा महिला कॉलेज जो थी, वर्धा के अंदर एक महिला कॉलेज थी, वहां पर इन्होंने अध्यापन का कार्य किया। क्या किया? इन्होंने शिक्षक के रूप में क्या किया? काम किया। लेकिन हैदराबाद से एक पत्रिका निकलती थी, हैदराबाद से जो पत्रिका निकलती थी जिसका नाम क्या है? कल्पना। हैदराबाद से निकलने वाली जो पत्रिका है जिसका नाम है कल्पना, उस कल्पना नामक पत्रिका का भी इन्होंने क्या किया? संपादन कार्य किया। ठीक है, फिर आप इसके निधन की बात कर सकते हो। भाई इनका जो निधन है वो कब हुआ? 20 फरवरी सन 1985 को। 20 फरवरी सन 1985 ईस्वी में भवानी प्रसाद मिश्र जी का क्या हो गया? निधन हो गया। आकाशवाणी से भी जुड़े हुए इनकी जो भी रचनाएं हैं, उनके दैनिक जीवन में जो सुख दुख होते हैं उन्हें व्यक्त किया है, यानी कि व्यक्त हुए हैं, जीवन के सुख दुख व्यक्त हुए हैं, ऐसा अपन बोल सकते हैं। तो बहुत ही छोटा सा परिचय है, ज़्यादा इसके अंदर डेटा है नहीं। केवल आपने क्या ध्यान रखना है? भाई जन्म कब हुआ है, माता का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन आप जानते ही 1942 में हुआ, गांधी जी ने चलाया था, भाग लिया, जेल चला गया। वर्धा का कौन सा कॉलेज है? महिला कॉलेज है, अध्यापन कार्य किया इन्होंने। ठीक है, शिक्षा कहाँ तक प्राप्त करी? बीए तक की। पिताजी का नाम क्या है? सीताराम। माताजी का नाम क्या है? गोमती देवी। जन्म कब हुआ? 23 मार्च को हुआ। सन कौन सा है? 1913 ईस्वी है। ठीक है, कौन सा स्टेट है? मध्य प्रदेश है। जिला कौन सा है? होशंगाबाद है। गांव का नाम क्या है? टिगरिया नामक गांव है। कौन सा गांव है? टिगरिया नामक गांव है। निधन कब हुआ है इनका? ठीक है, तो निधन आप ध्यान रख लेंगे कि 20 फरवरी सन 1985। 20 फरवरी सन 1985 में नरसिंहपुर में इनका क्या हुआ है? देहांत हो गया। ठीक है, कौन सी पत्रिका का संपादन किया इन्होंने? कल्पना नामक पत्रिका का संपादन किया है। ठीक है, कल्पना नामक पत्रिका का संपादन किया है। तो ये बिल्कुल शॉर्ट है, आप अच्छे से याद कर सकते हो। इसमें बेटा कई जो छोटे क्वेश्चन होते हैं वो बनते हैं। आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि भाई भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म कब हुआ, तो आपको बताना चाहिए कब हुआ। 23 मार्च को हुआ, सन 1913 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ। कौन सा जिला है? होशंगाबाद है। ठीक है, कौन सा गांव है? टिगरिया गांव है। पिताजी का नाम क्या है? सीताराम मिश्र। माताजी का नाम क्या है? गोमती देवी है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे करेंगे तो रिपीट करेंगे, याद होती हुई चली जाएगी। फिर हम बात करें भाई इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, इनके ऊपर बात करें तो भवानी प्रसाद मिश्र जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं। ये इनकी 6 रचनाओं का नाम लिखे हुए मैंने। सबसे पहले देखो, सतपुड़ा के जंगल और सन्नाटा। सतपुड़ा के जंगल एवं सन्नाटा। ठीक है, दूसरा है गीत फरोश। तीसरे नंबर पर है चकित है दुख। चौथे नंबर पर है खुशबू के शिलालेख। खुशबू के शिलालेख। और 5वें नंबर पर है बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई रस्सी। और 6ठे नंबर पर है गांधी पंचशती। गांधी पंचशती आदि। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सतपुड़ा के जंगल एवं सन्नाटा, ठीक है, गीत फरोश, चकित है दुख, खुशबू के शिलालेख,
बुनी हुई रस्सी, गांधी पंचसती, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगर हम कविता के परिचय की बात करें तो देखिए आप लोगों को कुछ कुछ बातें अभी भी समझ में आ रही होंगी कि जैसे इसका टाइटल है कविता का घर की याद। अब ये घर की याद जो है इसमें कवि ने घर की जो याद है या घर का जो मर्म है उसे उजागर किया है। घर का मर्म क्या होता है? घर के अंदर जो अपनापन होता है, जो लगाव होता है, जो संवेदनाएं होती हैं, उन्हें इन्होंने इस कविता में व्यक्त किया है। अभी मैं आपके सामने ये बात करने वाला हूं कि जो घर की याद कविता है इसका मूल भाव क्या है। तो ध्यान से सुनने की कोशिश करें बच्चों कि मैं क्या क्या बातें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। घर की याद जो कविता है इसमें कवि ने घर का जो मर्म है उसे उजागर किया है। यानी कि जब भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में रहे थे तो उन्हें अपने घर के लोगों की जो याद आई थी उसी को यहाँ पर इन्होंने उजागर किया है। वो कह रहे हैं कि घर के लोगों के बीच में प्रेम भाव होना चाहिए। घर के जो ये भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं इनसे लोगों में प्रेम नहीं आता है, बल्कि वहाँ तो हृदय की जो संवेदनाएं होती हैं, हृदय का जो अपनापन होता है, प्रेमिल भावनाएं होती हैं, उन्हीं से लगाव होता है। आज देखिए बच्चों कि जितनी भी जॉइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार है, वो बिखर गए हैं। आज ज़्यादातर परिवार जो है संयुक्त परिवार से निकलकर और एकल परिवार में क्या हो गए? परिवर्तित हो गए हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ जो जॉइंट फैमिली है वहाँ अब लोगों के अंदर सहनशीलता नहीं रही है। लोग किसी की सुनना नहीं चाहते हैं, बड़ों का सम्मान नहीं करना चाहते हैं, इसलिए परिवार जो है धीरे धीरे क्या हो गए? बिखरना शुरू हो गए हैं, बिखर गए हैं। लेकिन जो भवानी प्रसाद मिश्र है ये भी अपने परिवार में रहता है, इसका हंसता पूरा परिवार है। उस परिवार में इनके पिताजी हैं, इनकी माताजी है, इनके भाई हैं, इनकी बहनें हैं, उनके साथ में जो अपनापन है, जो प्रेम है, उसी चीज को यहाँ पर कवि जो है घर की याद कविता के माध्यम से उजागर करता है। और यही एक तरह से देखा जाए तो इस कविता की क्या है? मूल भाव या केंद्रीय भाव के रूप में भी आप लोग इसे याद कर सकते हैं। तो देखिए क्या है कविता का परिचय, ये आपको नोट करना अपने रजिस्टर के अंदर कि घर की याद कविता में कवि मिश्र जी ने घर का जो मर्म है उसे उजागर किया। मर्म का मतलब क्या है? घर के अंदर जो रहस्य है, जो गहरी संवेदनाएं हैं, जो अपनापन है, प्रेम है, उसको यहाँ पर उन्होंने उजागर किया है। कवि मिश्र जी जो हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में रहे थे और इस समय उन्हें अपनी घर की याद सताती रही। इस समय उन्हें अपने घर की याद सताती है और कवि अपने पिताजी को याद करता है। वहाँ बैठे बैठे जो कवि है, ठीक है, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, आज पानी गिर रहा है, मतलब ये कविता है कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र जेल की चार दीवारी के अंदर बैठे हुए हैं, बाहर बारिश हो रही है, तो वातावरण जो है इतना खुशनुमा होता है। जब आप देखते हो बारिश होती है तो घर के सारे लोग एक जगह बैठ जाते हैं और बैठ करके वो बारिश का नज़ारा देखते हैं। ठीक है, लेकिन उन सारे लोगों में से घर का कोई एक सदस्य ना हो तो घर के लोगों की स्थिति क्या होगी? क्या वो है उस वातावरण को, उस प्राकृतिक सुंदरता को, क्या वो उसको सेलिब्रेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके घर का बेटा आज नहीं है घर के अंदर। इसी तरह मान लो वो बेटा जो है वो भी कहाँ है? जेल में है। तो जेल में रहकर उसे भी अपने घर के लोगों की याद आ रही है कि आज पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, कि आज बहुत बारिश हो रही है और मेरे घर जो है मेरी आंखों के सामने तैर रहा है। ठीक है, घर में चार भाई, मायके से बहन आई। बहुत शानदार कविता है कि घर के अंदर चार भाई हैं और मायके से, अपने मायके में अपनी माँ के घर में मेरी बहनें भी आई होंगी, और जब सब आपस में मिल कर के बात कर रहे होंगे और मुझे बीच में वहाँ नहीं देखा होगा तो वो किस तरह से दुखी हो गए होंगे। ये चीज़ यहाँ पर बताए। तो कवि क्या कह रहा है कि कवि अपने पिताजी को याद करता है कि उसके अभाव में, कवि के अभाव में उनके पिताजी दुखी हो रहे होंगे।
कवि बादलों या सावन के माध्यम से अपनी कुशलता का समाचार उन्हें भिजवाते हैं और अपनी वास्तविकता न कहने के लिए मना करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आएगा आगे, यानी कि बारिश हो रही है, सावन है, बादल जा रहे हैं, तो बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादल तुम बरसना लेकिन वो ना बरसें, 5वें को वो ना तरसें। यानी कि 4 भाई पहले ही घर में हैं, लेकिन 5वां मैं उनका जो बेटा हूँ वो मेरे लिए वो बिल्कुल भी तरसे ना, मेरे बारे में सोच के वो दुखी ना हो। हे सावन तुम जा रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना कि तुम चाहे जितना बरस लो, लेकिन तुम्हारे इस प्राकृतिक सुंदरता को देखकर वो मेरे पिताजी मुझ 5वें बेटे को याद करके और वो दुखी ना हो जाए, उन्हें मेरी वास्तविकता का पता ना लग जाए, इस बात का ध्यान रखना। उनसे सिर्फ ये कहना खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ। ठीक है ना, बहुत अच्छी कविता है कि यहाँ मैं खूब खेलता हूँ, खूब कूदता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, मस्त रहता हूँ। ठीक है, लेकिन उनसे ये ना कहना कि मैं यहाँ बहुत दर्द सहता हूँ, मुझे यहाँ बहुत सारी पीड़ाएं मिल रही है, मेरी जो वास्तविक स्थिति है मेरे पिताजी के सामने मत बताना। तो ये जो कविता है बच्चों, ये बहुत ही शानदार कविता है। और देखिए मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि जो मनुष्य साहित्य कला से विहीन होता है, जिसके अंदर किसी तरह का साहित्य पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है या किसी आर्ट फॉर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, वह जीवन के अंदर साक्षात एक पशु के तुल्य होता है। क्योंकि ये जो किताबें हैं बच्चों, मैं तो मानता ही नहीं कि हिंदी की जो पढ़ाई है ये कोई पढ़ाई है, बल्कि इसके अंदर तो आपकी ज़िंदगी के रहस्य छिपे हुए हैं। क्योंकि यहाँ जो आप पढ़ने वाले हो उसमें जो कहानी पढ़ते हो, जो कविता पढ़ते हो आप, जो नाटक पढ़ते हो, वो हमारे ही समाज का क्या होता है, एक प्रतिबिंब होता है। इस समाज को पहचानने का एक अवसर मिलता है हमें क्या क्या परिस्थितियां हमारे सामने आ सकती है जिंदगी के अंदर, आपको विजन करना सिखाता है साहित्य। आप दूरदृष्टि अपनाते हो साहित्य पढ़कर कि आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है, अगर मैं किसी काम को ऐसा कर रहा हूं तो इसका परिणाम क्या निकलेगा। ये सोच कौन देता है आप लोगों को, लिटरेचर देता है, साहित्य देता है। इसीलिए चाहे आप साइंस के विद्यार्थी हो और चाहे आप कॉमर्स के विद्यार्थी हो या फिर आर्ट्स के विद्यार्थी हो, आप लोगों को साहित्य पढ़ना चाहिए। केवल अभी नहीं, जब आपकी क्लास चल रही है उस समय भी आपको पढ़ते हुए रहना चाहिए। जब आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, एमकॉम, बीकॉम जो भी है, आप वट आप जो भी आपने कोर्स करोगे, उस समय भी आप में एक आदत डेवलप होनी चाहिए कि मैं जितने भी साहित्य हैं, राइटर है, उनकी कहानियाँ पढ़ूँ, उनके नाटक पढ़ूँ, मैं विवेकानंद जी को पढ़ूं। मतलब आप अपने आइडियल बनाओ। अब जब किताबें जब आप पढ़ते हो बच्चों, किताबों से बहुत नॉलेज मिलती है। इस दुनिया में अगर कोई सच्चा मित्र है जो मुसीबत में हमारा साथ नहीं छोड़ता है, वो हमारी किताबें होती हैं। इसलिए मैं तो हमेशा मेरी हॉबी जब कोई पूछता है तो मैं कहता हूँ रीडिंग द बुक। मैं अपने हॉबी के रूप में किताबों को पढ़ना पसंद करता हूँ। यानी कि जितनी ज़्यादा आप किताबें पढ़ोगे उतनी ही ज़्यादा नॉलेज आपके अंदर आती जाएगी। इसलिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप जो 11th का कोर्स पढ़ रहे हो तो सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा क्या एक्स्ट्रा पढ़ते हो, तो ये ध्यान रखना कि जब भी आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ते समय किताब में कई नए शब्द निकल कर आते हैं। उन शब्दों को आपने पहली बार सुना है, उन शब्दों को सुन करके आपके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए कि यार ये जो शब्द मैंने सुना है इसका मतलब क्या है, ये क्या है, कैसा दिखता है, ये आकार कैसा है। जैसे मैंने अभी आपके सामने बोला हाथी, तो हाथी शब्द आपने सुना और हाथी शब्द सुनते ही आपकी नजरों के सामने हाथी का बिंब बन गया। मैंने कहा पीपल का पेड़, तो पीपल का पेड़ बोला और आपकी आंखों के सामने एक प्रतिबिंब बन गया। बन गया नहीं बन गया। मैंने आपके सामने बोला सरकंडे, अब भैया सरकंडे क्या होते हैं, ऊपड़े, ये ऊपड़े क्या होते हैं, समझ में ना। आप सब चीज जानते हो लेकिन आप अपनी लैंग्वेज में जानते हो। यहां आपको आपकी लैंग्वेज ना मिलकर एक भाषा मिलती है और उस भाषा में वो शब्द नए मिलते हैं। क्योंकि ये जो राइटर होते हैं ये भी तो देश के अलग अलग हिस्सों से,
कोई मध्य प्रदेश का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई कश्मीर का है, कोई राजस्थान का है, कोई हरियाणा का है, समझ में नहीं है। तो आपको वहां जो क्षेत्रीय लैंग्वेज होती है वहां पर किसी वर्ड को क्या बोलते हैं उसका उपयोग करते हैं। तो आपके माइंड में ये चीजें आनी चाहिए, ठीक है। मैं कहूँ गुंजा का पौधा, अब ये गुंजा का पौधा क्या आ गया सर? सर्च करना आप लोग, गूगल है आपके पास, आप डालना गुंजा का पौधा इमेज, तो आपको इमेज दिखाएगा। फिर पढ़ना गुंजा का पौधा कैसे होता है, समझ में नहीं है। आप लोग अपने गूगल का इस्तेमाल करके, क्योंकि आप तो आपके हाथ में सब कुछ है, ये लाइब्रेरी है एक तरह से। हम जब पढ़ते थे तो इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, हम लाइब्रेरी में जाते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, लेकिन आज सब चीज़ें इसमें आपके पास उपलब्ध है। इसलिए ये आदत आप अपने अंदर डाल लीजिए, किताब के अंदर, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे साइंस हो, ठीक है, आप चाहे आर्ट्स के हो चाहे कॉमर्स के हो, आपके हर बुक के अंदर नए शब्द आते हैं। उन नए शब्दों को गोला लगाना सीख जाइए। नए शब्द जितने भी आ रहे हैं, जिस शब्द को सुन करके इमेज नहीं बन रही है, उस शब्द को आप जिंदगी में नहीं सीख पाओगे। पहले इमेज देखो कि यार ये जो शब्द बोला है ये है क्या, इसकी तस्वीर कैसी है, दिखता कैसा है ये, ठीक है ना। तो आप सर्च करें, तस्वीर देखें, पढ़ें उसके बारे में, तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आप साइंस का कोई भी एक टॉपिक लीजिए, आपको साइंस टफ लगती है, आपको बायोलॉजी टफ लगती है, कोई सा भी सब्जेक्ट टफ लगता है, आप लीजिए ना, उसको हेडिंग डालें, उसका शब्द ढूंढो, इस शब्द का अर्थ क्या है, पहले तो मैं अर्थ समझो। ये जो इसने टाइटल दिया है, मान लो इसने टाइटल घर की याद ही क्यों दिया है, ये घर की याद टाइटल क्यों दिया है, इसको सोचना शुरू करें। जब आप सोचना शुरू करते हैं, चिंतन शुरू करते हैं, तो आपका जो दिमाग है वो उपयोग में आता है। आज हम लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं, बिल्कुल भी हम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। जैसा हमने बोला, आपने अंधे होकर के शुरू हो गए करना काम। आपने कोई चीज़ टीवी में देखी, उसके फॉलोवर्स बन गए। आपने कोई भी सोशल मीडिया पे चीज़ देखी, उसको फॉलो शुरू कर दिया। अभी कोई फिल्म देख के आए हो आप, उस फिल्म के अंदर आपने कुछ चीज़ देखी और वैसा ही बनने की कोशिश कर दिया आप लोगों ने। कितने दिन? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी। इसलिए आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करो बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बातें बहुत अच्छी लगी होंगी। पढ़ लीजिए, समझदारी से काम करते चलिए, अपना होमवर्क समय पर करिएगा। ज़रूर बताएं हमें कि आप लोगों को पढ़ाई कैसी लग रही है, आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली बार इसके कविता के अनुवाद को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।